Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mate. So beta, I welcome you all to the second lecture of Hindi series of current electricity. राइट बेटा, लास्ट क्लास में हमने देखा था विद्युत धारा क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने थ्योरेटिकल पोर्शन है वो देखे थे एंड आई एम श्योर आपको वो समझ भी आ गया होगा, आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। और अगर वो सब कुछ सही है जो मैं सोच रहा हूँ तो फिर हम अगले पार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज का क्लास बहुत छोटा सा है ना। मैंने केवल इसमें ये बताया कि ओम्स लॉ क्या होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उसके अलावा उसकी क्या लिमिटेशंस यानी कि उसकी क्या सीमाएं हो सकती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एक कार्बन रेजिस्टर जो होता है ना बेटा, मतलब प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रतिरोध, वो और देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो ओम्स लॉ कहता क्या है मैं वो समझाता हूँ आपको। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना बेटा। ऐसे समझो कि हमारे पास कोई भी अगर एक चालक है, कोई भी चालक है, ठीक है, तो जिस चालक की हम बात कर रहे हैं बेटा, उस चालक के अक्रॉस हमने क्या किया बेटा, कोई विभवांतर लगाया। ठीक, विभवांतर जब लगाएंगे, विभवांतर मतलब बेटा विभव में अंतर, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा लगाने की वजह से क्या होता है बेटा, इसमें करंट फ्लो करता है, यानी कि इसमें धारा का प्रवाह होता है। कैसे होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है ना, जितने भी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ आने लगेंगे, पॉजिटिव की तरफ आने लगेंगे, यानी कि धन आवेश की तरफ। और ऐसा होने की वजह से अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर बेटा करंट इस तरफ जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। ठीक, तो यहाँ से हमें इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई, यहाँ पे आई करंट फ्लो करना शुरू किया। अब आप बेटा जितना ज़्यादा विभवांतर लगाओगे, ये करंट उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा, ऐसा देखा गया। और उसके बेसिस पे हमने ये लॉ या नियम बता दिया। तो जो ओम का नियम है वो ये कहता है कि इसमें बेटा जितना धारा का प्रवाह होगा वो किस पे निर्भर करेगा, इसके विभवांतर पे निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा विभवांतर लगाओगे उतना ज़्यादा धारा का प्रवाह होगा। मतलब अपन कह सकते हैं बेटा, जो V है वो कुल मिला के किस पे निर्भर करता है, I पे निर्भर करता है। जब यहाँ से ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बेटा कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, उसी कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, R कह देते हैं। R का मतलब बेटा रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। तो ये जो निकल के आया V इक्वल टू IR वाला, इसी को बेटा अपन ने इफेक्टिवली क्या कह दिया, इसी को अपन ने इफेक्टिवली ओम्स का नियम कह दिया। यहाँ पे बेटा ये जो कैपिटल R निकल के आ गया, इस कैपिटल R को अपन क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का बेटा जो बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है ना, वो फॉर्मूला निकल के आता है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई कितना, E। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी चीज़ क्या है, बेटा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप तो बस ऐसे समझ लो कि ये जो चालक है, इसकी जो लंबाई होगी बेटा, उसको तो बोल देंगे L। इसके अलावा मैं लिखते जाता हूँ, इसकी लंबाई L। इसके अलावा ये जो चालक है बेटा, इसका जो काट क्षेत्र है यानी कि क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ये जो क्षेत्रफल आएगा ना, ये वाला आ जाएगा अपने पास आएगा बेटा, है ना, ऐसे समझ लो ये वाला। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, A, काट क्षेत्र। ठीक, और बेटा रो अपने को पहले से पता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, रो का मतलब हुआ प्रतिरोधकता। ठीक है, प्रतिरोधकता, बात समझ में आती है बेटा, प्रतिरोधकता। ठीक, तो यहां से जो रेजिस्टेंस निकल के आ गया अपने पास, यानी कि प्रतिरोध निकल के आ गया, वो प्रतिरोध अपने को कितना मिल गया बेटा, वो प्रतिरोध मिल गया अपने को रो L बटा E, रो L बटा E, जहां पे रो मतलब प्रतिरोधकता, L का मतलब बेटा लंबाई और E का मतलब काट क्षेत्र। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा ये जो रो L A है ना, इस पे जो निर्भरता है रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की, वो अपने को देखनी है। उसके बेसिस पे अपने को कई बार सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि ये करते वक्त जो भी भौतिक स्थितियां हैं, यानी फिजिकल कंडीशन जो है और तापमान है, ये दोनों क्या रहने चाहिए, स्थिर रहने चाहिए। यानी जब हम कहते हैं ना V बराबर IR, तो ऐसा कहते वक्त अनकॉन्शियसली ये भी ध्यान रखना होता है कि तापमान और स्थितियां, भौतिक स्थितियां, वो भी समान होनी चाहिए। बोले ठीक है सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब एक एक करके बेटा क्या देखेंगे। अभी तो अपन ने केवल ओम्स लॉ देख लिया क्या होता है। अब एक एक करके अपन देखेंगे कि ये R पे कैसे निर्भर करेगा, मतलब L पे कैसे निर्भर करेगा, A पे कैसे, रो पे कैसे, तापमान पे कैसे। तो अब अपन प्रतिरोध की निर्भरता देखेंगे हर किसी अलग अलग पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, तो आप एक बार पॉज करके तुरंत से लिख लो। वैसे 10 सेकंड का काम है, आपको आता होगा पहले से, बट फिर भी लिख लो एक बार के लिए। ठीक है, और फिर आगे चलना। तो एक एक करके वो पैरामीटर समझते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा।
तो बेटा देखो इसमें सबसे पहला जो है ना, पहला जो पॉइंट है, अपन ऐसा करते हैं, ब्लैक बोल लेते हैं प्लान, ठीक है। या एक काम करते हैं, पहले ना एक चीज़ और देख लेते हैं, एक अपन ये देख लेते हैं इसकी क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो भी देख लेते हैं। तो बेटा लिमिटेशंस का मतलब होता है सीमाएं, है ना। तो देखो अच्छे समझना, इसमें जो सबसे पहली चीज़ आएगी, फर्स्ट पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट ये आएगा बेटा कि अगर हम बात करें बहुत उच्च तापमान पे या बहुत ही उच्च विभवांतर पे, तो वहाँ पे ओम्स का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। यानी ओम्स का नियम एक तो केवल किसके लिए होता है, ओमिक चालकों के लिए, केवल और केवल ओमिक चालकों के लिए। और वो भी किस पे बेटा, जो समान मतलब जो नॉर्मल जनरल टेम्परेचर होते हैं या तापमान होता है या नॉर्मल जो वोल्टेज या विभवांतर होंगे उसके ऊपर, उच्च पे नहीं होगा। मतलब ये कि एक तो ये हम कह सकते हैं कि ये केवल और केवल किसके लिए बेटा, ये केवल ओमिक ठीक है, ओमिक चालकों के लिए, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा इसके अंदर कि ये भी जो है ये उच्च तापमान और विभवांतर पे लागू नहीं होता। यानी बहुत ही उच्च ताप या विभवांतर, ठीक है, विभवांतर पर लागू, बड़ा यार हैंडराइटिंग हिंदी की ना थोड़ी खराब है, लागू नहीं होता। बोले ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। मतलब ये कि अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाहूँ, सुनते जाना अच्छे से, मतलब ये कि अगर अपन लेट से कोई एक ग्राफ बनाते हैं बेटा, ठीक है, किस किस के बीच में बनाएंगे, v और i के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है v और ये हमारे पास क्या है i। अगर कोई ओमिक चालक होता तो ओमिक चालक के लिए तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा बन जाना चाहिए था। क्या बन जाना चाहिए था बेटा, सीधी रेखा। ध्यान से सुनना, सीधी रेखा बनना चाहिए था। पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा, मेरे पास बहुत हाई वोल्टेज देख लूँ, बहुत हाई वोल्टेज, तो ये सीधी रेखा ना बन करके आगे जाके ऐसे मुड़ जाता है। यानी ये सीधा सीधा ना जा करके पहले तो सीधा जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी कि सीधी रेखा नहीं रहती। सीधी रेखा नहीं रहेगी तो v और i एक दूसरे के समानुपाती नहीं रहेंगे, इसलिए उच्च तापमान पे ये लागू नहीं होता। मैं ये कहना चाह रहा था। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो बेटा यहाँ पे कि जहाँ पे लागू भी होगा ना, वहाँ पे मान लो ये एंगल कितना है अपने पास, थीटा। तो आप ये याद रख सकते हो कि यहाँ पर ये जो tan थीटा निकल के आएगा बेटा, tan थीटा का मतलब होता है ढाल, ठीक है। tan थीटा को बेटा क्या कह सकते हैं हिंदी में, ढाल कह सकते हैं, ठीक है, स्लोप कहते हैं इंग्लिश में। ये tan थीटा आएगा बेटा v बटा i के बराबर, ठीक है, जहाँ पे v बाय i को आप क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू आई आर से r। तो कभी अगर अपने को ये चेक करना हो कि भाई किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो बेटा जिसकी ढाल ज़्यादा होगी उसी का प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोले ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो अलग अलग पदार्थों के लिए दो लाइनें दे दी, एक 30 डिग्री पे एक 60 डिग्री पे, और पूछ लिया कि दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात बताओ, तो भी आप क्या कर सकते हो, v बाई आई का मतलब हो जाएगा बेटा लंब बटा आधार tan थीटा, और v बराबर आई आर अगर लिखते हो तो v बराबर आई आर में आई कट के क्या बच जाएगा, केवल आपके पास बच जाएगा बेटा r। तो यानी कि ढाल क्या दिखाएगा, r के बारे में बताएगा। बोले ठीक है सर। यानी ये तीन चीज़ें समझ में आ गई कि उच्च टेम्परेचर पे या उस पर एक तो निर्भर नहीं करता, दूसरा ये सवाल आ गया केवल को ओमिक के लिए होता है, ठीक है। तीसरा देख लिया उच्च तापमान पे या वोल्टेज पे क्या होता है, मुड़ जाता है थोड़ा सा। इसके अलावा दो बस लास्ट पॉइंट और बेटा वो लास्ट पॉइंट हो गया, एक ही में लिख देते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक है ना, अर्धचालक कह लो, एलॉय कह लो। एलॉय का मतलब क्या होता है बेटा, जब 2 3 4 धातुओं को मिला के धातु बनाई जाती है। तो आप चाहे अर्धचालक की बात करो, अर्धचालक और एलॉय, इनमें भी लागू नहीं होता। समझ गए बेटा, ये ही इनकी लिमिटेशंस है। तो जो सीमाएं आती है वो यही है कि केवल ओमिक चालकों के लिए, ना तो अर्धचालकों के लिए, ना मिश्रित धातुओं के लिए। उसके अलावा उच्च तापमान और विभवांतर पे भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर ये tan थीटा v बाई आई है, इसको और थोड़ा ध्यान रख लेना। तो ये तीनों चारों पॉइंट अच्छे से एक बार लिख लो, समझ लो। एक बार ये क्लियर हो जाए बेटा, तब आगे बढ़ेंगे, तब एक एक करके देखते हैं कि प्रतिरोध कैसे बाकी चीज़ों पर निर्भर करता है और न्यूमेरिकल उस पर कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो पॉज करके आगे बढ़ो बेटा, है ना, और मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट।
देखो बेटा, जैसे कि मैंने कहा था ना कि हम वही देखेंगे अब, तो उसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले फैक्टर की बात कर रहे हैं, फैक्टर जिसके ऊपर प्रतिरोध की निर्भरता है, उसमें सबसे पहले बेटा बात कर रहे हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस को बोलते हैं बेटा विमाएं, है ना, विमा। विमा का मतलब लंबाई हो गया, कार्यक्षेत्र हो गया, उसका क्षेत्रफल का जो अगर त्रिज्या की बात करें रेडियस हो गया, उसकी बात करना चाह रहे हैं। ठीक, अच्छे से समझना मेरी बात को, 2 पॉइंट में समझना है इसको। ठीक, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 1, अच्छे से समझ लेना पहले। पॉइंट नंबर 1 तो बेटा ये कहता है कि यदि किसी चालक को क्या किया जाए बेटा, काटा जाए। ठीक है, काटा जाए मतलब, काटा जाए का मतलब ये हो गया कि उसको या तो जैसे बीच से कट कर दिया, करेक्ट, या ऐसे कट कर दिया, मतलब उसको खींचा वींचा नहीं है, ठीक है, केवल कटिंग की है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में जो आर है वो कह सकते हैं कि सीधे सीधे लंबाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, निर्भर करता है, या हम कह सकते हैं कि ये काट क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और काट क्षेत्र पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं यहाँ से बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ से R2/R1 जो आएगा वो L2 बाई कितना आ जाएगा, L1। यहाँ से अगर देखते हैं तो हम लिख सकते हैं R2/R1 जो आएगा बेटा ये निकल के आएगा अपने पास A1/A2, या निकल के आएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। समझ गए बात को? तो अब ये सवाल बनाने बहुत ही आसान है। बोलेगा लंबाई को दुगना कर दिया, बताओ प्रतिरोध पे क्या असर होगा, वो भी दुगना हो जाएगा। आपको बोलेगा त्रिज्या को आधा कर दिया, तो त्रिज्या को आधा कर दिया तो 1 त्रिज्या के स्क्वायर पे निर्भर है। आधा करने का मतलब हो जाएगा कि R स्क्वायर 1/4 हो गया, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दूसरा जो केस है ना, वहां थोड़ी परेशानी आती है, तो एक बार पहले अब इसको समझते हैं। ठीक, तो पॉइंट नंबर जो 2 है बेटा उसको समझते हैं, अच्छे से ध्यान देना मेरी बात पे। पॉइंट नंबर 2 को, पॉइंट नंबर 2 में बेटा अपन कह रहे हैं कि अब की बार हम जो चालक है उस चालक को क्या करेंगे बेटा, उस चालक को अब की बार अपन खींचेंगे, या तो उसे ऐसे खींचेंगे या तो उसे दबाएंगे, करेक्ट। यानी कि अगर ऐसा किया जाए, यानी चालक को क्या किया जाए, खींचा जाए। ठीक है, अब की बार क्या किया जाएगा, चालक को खींचा जाएगा। खींचा जाने का मतलब बेटा ऐसे केस में भी उसका जो आयतन है, उसका जो आयतन है वो आयतन क्या रहता है, समान। आप खुद सोचो ना, अगर एक तार है उसको आप खींच दोगे तो क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और उसका जो काट क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो कुल आयतन है, जो पदार्थ की मात्रा है, वो तो उतना का उतना ही रहेगा। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। यानी कि जब आप काट की लंबाई आधी करते हो तो आपने आयतन भी आधा कर दिया, लेकिन अगर आप मान लो कि ये ना दबा के लंबाई आधी कर दी तो फिर आयतन कम नहीं होगा बल्कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, जब लंबाई को देख रहे होते हैं तो क्षेत्रफल का कोई असर नहीं है। यहाँ जब क्षेत्रफल को देखते हैं लंबाई का कोई असर नहीं है। लेकिन जब चालक को खींचा जाएगा, खींच के लंबाई दुगनी कर दी तो कहानी बदल जाएगी। ठीक, उसमें क्या करना है ध्यान से समझना। ऐसे केस के अंदर अपन देखें तो या तो हम बोलेंगे कि जो R है वो निर्भर करता है बेटा L स्क्वायर पे, और या तो हम बोलेंगे कि जो R है ये निर्भर करता है 1/a के स्क्वायर या 1 त्रिज्या की पावर 4 पे। कोई बोलेगा सर ये आया कैसे और इसको कैसे अप्लाई करना है, मैं समझाता हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ, फिर हटा दूंगा। आप तो बेटा इधर ध्यान दो, आप ऐसे समझो, रफ समझा रहा हूँ। प्रतिरोध का फॉर्मूला हुआ ρL/a। ठीक, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको लंबाई के हिसाब से देखूं तो लंबाई से गुणा और भाग कर दूं, कोई दिक्कत भी नहीं है। बोले हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है। अब ये एरिया इंटू लेंथ यानी क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या आयतन बन जाता है। बोले हाँ सर ये तो आयतन बनता ही बनता है बिल्कुल। और हम खुद कह रहे हैं कि जो आयतन है वो आयतन बेटा क्या था, समान। बोले हाँ सर आयतन समान है तो जो R की प्रोपोर्शनैलिटी है वो किस पे आ गई, L स्क्वायर पे। तो ये बात समझ में आ गई जो प्रूफ दिया था। तो ये खाली मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया, अदरवाइज इसका अपने को कोई काम ज़्यादा है नहीं, बल्कि इसको तो ऐसे समझो कि आप बस साइड में रख लेना, है ना। जिसको लिखना हो तो लिख सकता है, बाकी इसका अपने को कोई काम नहीं है। अपने को यहाँ पे फोकस करना है।
तो मैंने बता दिया कि जब भी खींच के लंबाई दुगनी करेंगे तो लंबाई दुगनी करने पे उसका स्क्वायर है, इसलिए प्रतिरोध कितना हो जाएगा 4 गुना। जबकि अगर अपन काट के लंबाई आधी कर दें तो फिर उस पर्टिकुलर केस के अंदर कितना रहेगा, केवल 1/2। यानी काटने पे आर एल पे निर्भर करेगा और खींचने पे आर एल स्क्वायर पे निर्भर करेगा। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा आर को 1/a² और ए खुद आर स्क्वायर पे निर्भर करता है तो आर की पावर 4 पे निर्भर करेगा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा देखो पूरा पॉइंट कवर करना है। इसके अलावा एक और चीज पे ध्यान देना अपने को, एक चीज अपने को ये ध्यान देना है बेटा, है ना, ध्यान देना मेरी बात पे। ये ध्यान देना है कि कभी प्रतिशत त्रुटि पूछी जाए, भाई हमसे बोल दिया जाए कि भाई प्रतिशत त्रुटि, भाई लंबाई को 2% बढ़ाया, क्षेत्रफल को 1% बढ़ाया, करेक्ट, इस तरह के सवाल पूछ लिए गए। तो जब कभी भी प्रतिशत त्रुटि अपने को 5% से कम है, प्रतिशत त्रुटि कितने से कम है, 5% से, तो 5% से कम होगा तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं बेटा आर में प्रतिशत त्रुटि जो आएगी वो लंबाई की तो कितनी आएगी, दुगनी। ये आपने एरर वगैरह में पढ़ा होगा। प्रतिशत त्रुटि किसकी, एल की। क्षेत्रफल से देखना है तो ये आएगी बेटा -2 इंटू प्रतिशत त्रुटि ए की, और त्रिज्या के साथ देखनी है तो ये आएगी -4 इंटू प्रतिशत त्रुटि। यानी कि आपका सीधे सीधे सवाल बन जाएगा कि एक लंबाई को L को 2% खींच दिया जाता है चालक की, तो बताओ उसकी प्रतिशत त्रुटि प्रतिरोध में कितनी आएगी। हम बोलेंगे भाई 2% खींचा है तो ये 4% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज L कितना है, 2। कोई बोले कि भाई अगर आपने त्रिज्या को मान लो 1% घटा दिया, भाई खींचा तो काट क्षेत्र कम होगा तो त्रिज्या 1% घट गई। अब बताओ क्या असर होगा प्रतिरोध पे, तो 1% घटी यानी -1 और -4 मिलके 4, तो वो 4% क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए बात को। तो बेटा इस तरीके से अपने को यूज करना है। फिर आप बोलोगे कि सर ठीक है, मान लो 5% से ज्यादा हुई तो, मान लो अपन ने खींच के लंबाई पूरी दुगनी कर दी तो बेटा फिर वही बात की कहानी, ऐसे करना पड़ेगा। यानी कि अगर अपन प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, है ना, समझना मेरी बात पे, तो ऐसे केस में अगर प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो फिर मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा R2/R1 L2/L1 का स्क्वायर। समझ गए बात को। बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहां लिखना चाहूंगा तो अब तो लिख सकते हैं ना R2/R1 A1/A2 का स्क्वायर या R1/R2 की पावर 4। अब अपनी लैंग्वेज में बेटा लिख लेना, ठीक है। आपको बहुत सारे सवाल इस तरह के मिल जाएंगे। ऑल दो मुझे पर्सनली लगता है कि एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत कम है। कारण क्या है ना बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी यूनिट है और उसमें 2 से ज़्यादा सवाल आएंगे नहीं, 2 सवाल 3 साल मैक्सिमम। और 3 सवालों के लिए ना जैसे सर्किट हो गया, प्रतिरोध का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, पावर बल्ब वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, उसके अलावा एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर वाले सवाल हो गए, उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये अपन 9th-10th में ऐसे सवाल आया करते थे, बट पढ़ना पूरा ही पड़ेगा, अपने को अच्छे से समझना पूरा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम श्योर कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये बेटा बिल्कुल क्लियर है, परफेक्टली समझ में आ गया है, तो फिर इसको पूरे को अच्छे से कॉपी कर लो, नोट कर लो। नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना, कि अगली चीज़ पे देखेंगे कि विमा के अलावा बाकी चीज़ पे कैसे निर्भर करता है, ठीक है। तो आप पॉज करके पूरी थ्योरी कॉपी करो और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। देखो बेटा दूसरी जो चीज़ है उस पे आ जाते हैं, है ना। दूसरी जो चीज़ है बेटा वो है अपनी टेम्परेचर। टेम्परेचर बोले तो तापमान, ठीक, कि तापमान पे कैसे निर्भर करता है। अब इस पे देखो पहला ही जो सवाल आएगा ना, वहीं पे अपने को परेशानी हो सकती है। पहला जो सवाल आएगा उस पे कैसे हो सकती है कि हमें दिमाग में क्या रहता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बोले तो बेटा तापमान, ठीक है, हमारे दिमाग में ही रहता है कि यदि तापमान को बढ़ा दिया गया, ठीक, तापमान को बढ़ाया गया तो ऐसा होने पे जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात सही भी है, कहीं गलत भी नहीं है, लेकिन इसमें एक छुपी हुई कंडीशन है। छुपी हुई कंडीशन बेटा वो ये है कि ये जो प्रतिरोध बढ़ता है, ये प्रतिरोध बढ़ता है बेटा किसके लिए, चालक के लिए, चालक, ठीक। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बेटा जब तापमान बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे ना वो जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, उसकी वजह से जो हिंड्रेंस है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि ऐसे समझो जो रुकावटें हैं वो रुकावटें बढ़ जाएंगी, उसी को तो प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा,
ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन अगर इसी की जगह बेटा मेरे पास, लेट से इसी की जगह मेरे पास अर्धचालक होता, तो बेटा अर्धचालक के केसेस में ये बढ़ने की जगह क्या होता है, घट जाता है, अर्धचालक। समझे बात को? अब आप ऐसे समझो, स्टेटमेंट आ गया, स्टेटमेंट ये आया कि भाई ये चैप्टर तो अभी पढ़ रहे हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर तो बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे, तो हमारे को स्टेटमेंट आ गया तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ जाता है, हम उसे सही मान लेंगे, जबकि वो सही नहीं है। स्टेटमेंट होना चाहिए कि तापमान बढ़ने पे चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, हाँ सही है। तापमान बढ़ने पे अर्धचालकों का घट जाता है, हाँ सही है। समझ गए बात को? चालक ऐसे कोई बोल दे कि तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गलत जवाब, गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। बोले ठीक है सर, ये तो स्टेटमेंट बेस्ड के लिए हो गया। अब आप ये बताओ कि इसको अगर अपन वैसे देखें, है ना, इसको अगर अपन वैसे देखते हैं नॉर्मल के हिसाब से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, नॉर्मल के लिए ऐसे समझो, अरे न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर देखते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए बेटा जो प्रतिरोध है ना वो कैसे आता है, देखो ध्यान से सुनना। आर का एक्सप्रेशन होता है बेटा आर बराबर आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आप बोलोगे सर ये कहीं देखा देखा सा है, मैं कहा थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब ऊष्मीय गुण। ठीक, उसमें आपने देखा होगा कि लंबाई को जब देखा जाता है, जब ऊष्मीय प्रसार की बात करते हैं तो एल फाइनल बराबर एन इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आता है। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा प्रतिरोध के लिए लिखा जा सकता है आर फाइनल बराबर आर नॉट। आर नॉट का मतलब हो गया प्रारंभिक प्रतिरोध, ठीक, इनिशियल रेजिस्टेंस। यहाँ पे बेटा अल्फा का मतलब हो गया थर्मल कोफिशिएंट, या आप लिख सकते हो ऊष्मीय गुणांक, ठीक है, किसका, प्रतिरोध का। और बेटा डेल्टा टी का मतलब होता है तापांतर, तापांतर मतलब अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं यहाँ पे बेटा ये लिख सकता हूँ, है ना, ध्यान देना मेरी बात पे, कि यहाँ पे आर नॉट का तो मतलब हो जाएगा बेटा प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। अगर यहां पे बेटा अल्फा की बात करता हूं तो ये अपने लिए क्या बन जाएगा, ऊष्मीय गुणांक। ऊष्मीय गुणांक। इसके अलावा बेटा डेल्टा टी की अगर बात करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा तापांतर, यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसमें भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि सर ये जो अंतिम तापमान माइनस प्रारंभिक तापमान करते हैं ये डिग्री सेल्सियस में करें कि केल्विन में करें। कभी तो सवालों में डिग्री सेल्सियस दिया जाता है, कभी तो केल्विन दिया जाता है, क्या करें हम? कुछ नहीं बेटा, आप चाहे डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, जो डेल्टा टी आता है ना अंतर, वो दोनों में क्या आता है, समान। अगर 11 का थर्मल प्रॉपर्टीज चैप्टर ध्यान है तो हो गया होगा क्लियर। तो इसको डिग्री सेल्सियस में है तो दोनों को उसी में ले लो, केल्विन में है तो दोनों को उसी को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले ठीक है सर, इसके अलावा बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, इसको एक स्टेप और छोटा किया जा सकता है। इसको एक छोटा स्टेप ऐसे किया जा सकता है कि हम यहां से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा आर बराबर आर नॉट एल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा आर नॉट इंटू 1 प्लस आर नॉट इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। उस आर नॉट को जब इधर लेके जाओगे तो आर माइनस आर नॉट आएगा, वही तो प्रतिरोध के अंदर अंतर है। तो इसलिए आप सीधे सीधे डेल्टा आर बराबर आर नॉट एल्फा डेल्टा टी भी इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पे डेल्टा आर का मतलब है बेटा प्रतिरोध में अंतर। ठीक, मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देके समझा दूंगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, राइट। इसके अलावा बेटा इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को ऐसे कैसे प्रतिरोधकता के लिए भी लगाया जा सकता है। यानी मैं ये भी लिख सकता हूं कि डेल्टा रो बराबर रो नॉट एल्फा डेल्टा टी, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि रो बराबर रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्या बात समझ में आती है? यानी कि हमारे लिए बेटा ये दोनों एक्सप्रेशन भी लिखे जा सकते हैं। बोले ठीक है सर, इतनी बात भी समझ में आ गई। तो अब आप पहले क्या करो, ये पॉइंट तो याद रखना, इसको अच्छे से लिख लो, ये बेसिक फॉर्मूलेस को लिख लो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं, आप वो और देख लो, फिर बस एक इसके लास्ट बाद एक पॉइंट और, एक या 2 पॉइंट और है, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, चलो आप पॉज करके इसको कॉपी करो बेटा, है ना, और मैं आगे बढ़ता हूं एग्जांपल के साथ।
देखो बेटा, जो एग्जाम्पल है ना उसका लैंग्वेज मैं खुद ही बता देता हूँ। आप ऐसे समझो कि आपको ऐसा दिया जा सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर लेट से तापमान कितना था, प्रतिरोध कितना था, प्रतिरोध था 10 ओम। ठीक है, ओम बेटा क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई प्रतिरोध की। फिर हमें बोला गया कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे, तापमान पे ये प्रतिरोध बन गया 20 ओम। और हमसे पूछा गया कि बताओ 60 डिग्री के तापमान पे ये प्रतिरोध कितना आएगा, ये सवाल दे दिया गया। ठीक, हमने कहा कि भाई हमारे पास एक तरीके से देखो ये एक स्थिति है ना 20 से 40, और एक ये स्थिति है 20 से 60। ये आर अपना वो था जो अपने को बताना था, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो अब आप चाहो तो इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगाओ और इन दोनों के बीच में लगाओ। आप बोलोगे सर कैसे लगाएं, एक बार लगा के दिखा दो। मैं लगा के दिखा देता हूँ। आप तो ऐसे समझो बेटा कि अपन लिख सकते हैं, देखो 40 से 20 गए तो तापांतर कितना हुआ, 40 माइनस 20 यानी कि 20, और डेल्टा आर कितना हुआ, 20 माइनस 10। तो इन दोनों के लिए अपन लिख सकते हैं, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। तो मैं जो 1 वाला पार्ट है बेटा, उस 1 वाले पार्ट के लिए लिख सकता हूँ, डेल्टा आर की जगह मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको, 20 माइनस 10, ये हो गया डेल्टा आर। आर मेरे पास कितना रहेगा बेटा, 10 अल्फा, और डेल्टा टी मेरे पास कितना निकल के आ गया, डेल्टा टी निकल के आ गया 40 माइनस 20। समझ गए बात को, यानी ये निकल के आ गया बेटा यहाँ से 10 इक्वल टू 10 इंटू अल्फा इंटू 20। ठीक है, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1/20 आ गया, ये आ गया। बोले ठीक है सर, यानी पहले से अल्फा निकल के आ गया। अब दूसरा ट्राई करना था, दूसरे की इक्वेशन क्या आएगी, देखो 60 माइनस 20, ये हो गया तापांतर, आर माइनस 10 क्या हो गया, प्रतिरोध। यानी मैं लिख सकता हूं आर माइनस 10 इक्वल टू, ठीक, प्रारंभिक कितना था बेटा 10 अल्फा, अल्फा की जगह डायरेक्ट लिख देता हूं अब 1/20, और जो तापांतर है वो अपने पास कितना है 60 माइनस 20। बेटा ये ध्यान रखना है ना, अपन ने दूसरा यहां और यहां लगाया, तो 60 माइनस 20 आर माइनस 10। अब यहां से अगर देखें तो ये एक 0 से 0 कैंसिल, 60 माइनस 20 कितना आएगा बेटा 40, 2 को 40 से कट करेंगे तो ये जब कट करके देखेंगे तो यहां बच जाएगा अपने पास 20। ठीक, अब यहां से आर जो निकल के आएगा जब ऐड करेंगे तो 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा 30 ओम। ये आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इतने तापमान पे इतना प्रतिरोध, इतने तापमान पे इतना, तो इतने पे बताओ। हो सकता है कभी प्रतिरोध दे करके अल्फा पूछ ले, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे आप। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इसको कॉपी कर लो अपनी कॉपी में, समझ लो एक बार बढ़िया से, एकदम क्लियर हो जाए तो बेटा फिर आगे बढ़ेंगे। बस इसके बाद एक ही पॉइंट अपना रह गया, और वो है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, तो फिर कार्बन रजिस्टर और देख लेते हैं। ठीक है, पहले पॉज करके कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लेना बेटा बढ़िया से। ठीक है, चलो मैं बढ़ता हूं बेटा आगे ना। बेटा बस ये लास्ट चीज है और बहुत छोटी चीज है, पर इस पे सवाल बन सकता है, एक आध बार PYQ आया हुआ है नीट में भी, इसमें तो ध्यान देना मेरी बात पे। अपने पास बेटा हम बात करने जा रहे हैं कार्बन रजिस्टर की। ठीक है, कार्बन रजिस्टर, ये जो कार्बन रजिस्टर है ना, ये एक प्रकार से कार्बन प्रतिरोध कह सकते हैं। एक तरीके से बेटा ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलर्ड मतलब रंग के होते हैं। ये भूरे कलर का होता है, अगर आपने कभी पुराने कोई रेडियो ट्रांजिस्टर खोले हो तो उसके अंदर क्या होता है, भूरे कलर का छोटा सा लगा होता है वो चिप में, सर्किट में, और उसके ऊपर ना कलर्ड की पट्टियां होती है, अलग अलग रंगीन पट्टियां। ठीक, और उन पट्टियों को देख के बेटा अपन बता सकते हैं कि उसका प्रतिरोध कितना है, और वही सवाल अपने से आएगा। तो उसके लिए टेबल समझनी जरूरी है, और उसके बाद एक एग्जाम्पल लेना जरूरी है। तो पहले टेबल समझ लेते हैं, ये आपको रटनी ही पड़ेगी। इसमें देखो आपको पहले पे क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा होगा कलर, रंग। तो बी से सबसे पहले ब्लैक दे दिया। ठीक, ब्लैक के बाद रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, सारे कलर दे दिए। करेक्ट, ये जो रंग है इनको याद करने का तरीका ऐसे है कि आप ऐसे याद रख सकते हो, मतलब वो बस मैं तो बस बता रहा हूँ, आपका मन है जैसे मर्जी याद करो। जैसे एक साथ लिख दोगे ना, BROY, ये एक शब्द हो गया, BB रॉय। ठीक, इसके बाद यहां लगा दो ऑफ। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो GB, ये GB है ना, इसको ग्रेट ब्रिटेन बोल लो चाहे ग्रेट भारत बोल लो, अपने हिसाब से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो BB रॉय ऑफ ग्रेट भारत। ठीक, हैज एक्स्ट्रा है। ठीक है, हैज VGH
डब्ल्यू, VGW मतलब वेरी गुड वाइफ, ठीक है, बहुत अच्छी पत्नी, ठीक है, धर्म पत्नी, ये हो गया अपने पास। और उसके बाद वियरिंग, एक शब्द और आ गया, वियरिंग। वियरिंग के अंदर आ जाएगा बेटा GSN, मतलब गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट भारत हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। एक बार ये पूरा शब्द याद हो गया, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सर ये बी से ब्लैक है, बी से ब्राउन है, बी से ब्लू है। तो ध्यान रखना, जितना ज्यादा तीव्र कलर होगा डार्क, वो ऊपर आएगा, सबसे डार्क ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर ब्लू। बोले ठीक है सर। ऐसे ही देखो, जी से ग्रीन ऊपर आता है, फिर ग्रे नीचे आता है, तो ग्रीन का मतलब ज्यादा डार्क होता है, ग्रे मतलब व्हाइट जैसा होता है, सफेद जैसा, ठीक है, ऐसा कुछ। इन सारे कलरों का बेटा एक एक अपने पास क्या होता है, इन सभी कलरों का सबसे पहले अपने पास नंबर होता है। तो ये नंबर लिख दिया गया है, ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ये याद ही रखना पड़ेगा। हर नंबर को अगर 10 की पावर लगा दो, जैसे 10 की पावर 0 क्या हो जाता है 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो ये अपना बन जाएगा बेटा मल्टीप्लायर, जिसको गुणा करेंगे आगे जाके। लास्ट में आता है बेटा टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कितनी क्षमता है उसके अंदर, कितना उसमें वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, कितना झेल सकता है वो एक तरीके से। ये गोल्ड का होता है 5%, सिल्वर का 10%, और कोई भी कलर नहीं है तो फिर 20%। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये जिस तरीके से हमारे पास 4 अलग अलग रंग है, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, हर कलर का अपने को देखो क्या क्या चीज समझनी है। ये है कलर नंबर 1, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे, है ना। सबसे पहले हमारे पास आएगा बेटा, ये है कलर नंबर 1, ये है कलर नंबर 2, ये है कलर नंबर 3, ये है कलर नंबर 4। आपको क्या क्या देखना है, कलर नंबर जो 1 आएगा बेटा, 1 का आपको लिखना पड़ेगा नंबर, 2 का भी क्या लिखना पड़ेगा नंबर, 3rd का क्या लिखना पड़ेगा बेटा मल्टीप्लायर, ठीक है, गुणांक, और 4थे का लिखना पड़ेगा बेटा टॉलरेंस, ठीक है, उसकी सहने की क्षमता, ठीक। यानी कि यहां से अब मुझे अगर पुल आर बोला जाए कि भाई कि कुल कितना प्रतिरोध होगा, तो पहले का देखो नंबर देखो कितना है। पहला अपने पास कौन सा, लाल कलर का। बेटा लाल कलर का अगर देखोगे तो नंबर कितना था 2, तो लाल कलर का नंबर अपने पास कितना आ गया 2 आ गया। फिर दूसरा कलर देखो अपने पास येलो, येलो की अगर बात करते हैं, येलो का नंबर बेटा अपने पास कितना है 4, तो येलो का नंबर लिख देते हैं 4। उसके बाद देखो ये जो है बेटा ये ब्राउन है, ब्राउन की अगर बात करते हैं, ब्राउन बोल लेते हैं कि ऑरेंज बोल लेते हैं, अब दोनों एक जैसा दिख रहा है, अपन मान लेते हैं कि ये ऑरेंज मानते हैं, ऑरेंज, ब्राउन तो नहीं दिख रहा, ऑरेंज मानते हैं। तो यहाँ से ऑरेंज अगर देखते हैं, ब्राउन हटाओ, ऑरेंज, ऑरेंज की संख्या कितनी है 3, तो तीसरे वाले का अपने को क्या लेना था मल्टीप्लायर, तो इसका आ जाएगा बेटा मल्टीप्लायर 10 की पावर 3, ठीक। और चौथा ये जो है ना, ये तो गोल्ड जैसा ही दिख रहा है, ठीक। तो गोल्ड की अगर बात करते हैं बेटा, तो गोल्ड का टॉलरेंस है 10%, ठीक। ये चारों चीजें लिख ली। पहले दो जो रंग है उसका लिख दिया नंबर, दूसरे तीसरे वाले रंग का क्या लिख दिया मल्टीप्लायर या गुणांक, चौथे का क्या लिख दिया टॉलरेंस। अब यहां से बेटा लिख सकते हैं, तो देखो पहले के जो दे रखे हैं ना 2 और 4, इसको मिला के बना दिया 24। तो पहले दो की तो जो नंबर है या संख्या है वो ऐसे कैसे लिख दी। फिर उसके बाद इनटू किससे गुणा करेंगे बेटा, तीसरे के मल्टीप्लायर से, 10 की पावर 3, बोले ठीक है सर। और लास्ट में प्लस माइनस, बेटा टॉलरेंस जो ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, तो ये जो आएगा ये आएगा ±5%। और बेटा ये अपने पास क्या निकल के आ गया इसका आंसर। समझ गए बात को। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो कभी भी अगर कार्बन रजिस्टर लिखना हो या कार्बन प्रतिरोध लिखना हो तो पहले दो रंगों के बेटा नंबर लोगे, उनको साथ साथ लिख दोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, मल्टीप्लायर तीसरे कलर का, और चौथा वाला जो है उसका लिखेंगे टॉलरेंस। कभी कभी हो सकता है केवल 3 ही कलर दे दे, परेशान नहीं होना है। अगर 3 कलर है मतलब चौथा वाला नो कलर, नो कलर का मतलब कितना बेटा 20%। बोले ठीक है सर, बढ़िया से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब अगर ये बेटा क्लियर है बिल्कुल, तो मेरा आज का क्लास में यही कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, लेक्चर 2। अब लेक्चर 3 से अपना काम की चीज़ चालू हो जाएगी, सीरीज पैरेलल जो अपने पास होते हैं ना, समांतर जो कॉम्बिनेशन है संयोजन प्रतिरोधों का, वो, फिर उसके बाद सर्किट वगैरह वो सारा, और उसको मैंने बहुत आसानी से आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, भरोसा रखो।
तो आप एक बार के लिए इसको अच्छे से समझ लो, फिर पूरे नोट्स रिवाइज कर लो, दोनों लेक्चर अच्छे से दिमाग में बिठा लो, थोड़े सवाल इनके लगा लो अपने मॉड्यूल्स में से, किताबों में से, डाउट्स अपने क्लियर कर लो, फिर तीसरे लेक्चर से शुरू करना। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।